हेलो बच्चों, कैसे आप सब। आज हम आप लोगों को प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 और 7 सॉल्व कराएंगे। इसके पहले वाले वीडियो में मैं आप लोग को क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 करा दिया था। इस पार्ट में हम आप लोग को प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न 4, 5 और 6 बताएंगे। चलिए प्रश्न 4 देखते हैं। प्रश्न है HCF तीन सौ 657 बराबर 9। इसका मतलब है कि प्रश्न में दे रखा है कि 306 और 657 का जो HCF है यानी मास है वो कितना है, 9। आगे दिया है ये एलसीएम 306, 657 ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे प्रश्न को देख लीजिए, प्रश्न को पहले समझ लीजिए। प्रश्न में दे रखा है 306 और 657 का जो मास है वो 9 है। हमको क्या करना है, फिर 306 और 657 का लस ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो हमें ज्ञात है वो लिख लेते हैं। 306 व 657 का मास बराबर 9। ठीक है, क्या ज्ञात करना है हमको, 306 व 657 का 657 का लस, ये हमें ज्ञात करना है। इसलिए हम इस पे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अब इसके बाद हम सूत्र लगाएंगे। इसके पहले मैं आप लोग को सूत्र बता चुका हूँ। यहाँ पे देखिए कौन सा सूत्र लगेगा। सूत्र लगाएंगे दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लस गुणे मास। इस तरह आप लोग को मैं पहले बता दिया। यहाँ पे देखिए दो संख्याओं का गुणनफल बराबर उन्हीं दोनों संख्याओं का लस और गुणे उन्हीं दोनों संख्याओं का मास। तो यहाँ पे देखिए हमें क्या है, दो संख्याओं का गुणनफल, संख्याएं क्या है, पहली संख्या 306, दूसरी संख्या 657। तो यहाँ पे लिख देंगे 306 गुणे 657। ठीक, लस हमको ज्ञात करना है। लस की जगह लस रहने देंगे, इसकी जगह मस की जगह क्या रखना है, मस की जगह दिया हुआ है 9, तो मस की जगह रख देंगे 9। अब इसके बाद क्या करेंगे, इस 9 का पक्षांतर कर देंगे। तो 9 इधर गुणा के रूप में इधर आएगा तो भाग हो जाएगा। आगे एक स्टेप होगा 306 गुणे 657 बटे 9 बराबर लस। ठीक है, अब क्या करेंगे, काट देंगे। 9 1 9, 9 3 27, 3 बचेगा, 9 4 36, आ जाएगा 34 गुणे 657 बराबर लस। ठीक है, अब क्या करेंगे, 34 और 657 का गुणा कर देंगे। तो 34 और 657 का गुणा करने पर क्या आएगा, लस बराबर 22,338। जब आप इसका गुणा करेंगे तो आपको 22,338 मिलेगा। यही है हमारा आंसर, इट विल बी आंसर। ठीक है, आंसर कितना आ गया, 22,338।
38। इसको नोट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन मिटा दें इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। प्रश्न 5, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या छः की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या 6 की घात n अंक 0 पर या 0 पर समाप्त हो सकती है। कहने का मतलब है, इसके कहने का मतलब है कि आपको ये पता करना है कि अगर कोई प्राकृतिक संख्या 6 की पावर n के रूप में, जहां पर n बराबर 0, 1, 2, 3 कुछ भी हो, तो क्या वो 0 पर समाप्त हो सकती है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे अगर 6 की घात में कोई संख्या रहेगी तो उसके लास्ट में क्या आना स्वाभाविक सी बात है। तो यहाँ पे देखिए, जैसे अगर यहाँ पे समझ लीजिए पहले, जैसे मान लीजिए हम 6 की घात 1 लेते हैं तो क्या आएगा, 6 आएगा। 6 की घात 2 लेते हैं तो क्या आएगा, 36 आएगा। इसी तरह 6 की घात 3 लेते हैं तो क्या आएगा, थोड़ा कर लेते हैं, 3 और 36 18 3 21 216 आएगा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि हम n की जगह चाहे कोई भी वैल्यू ले रहे हैं तो लास्ट डिजिट जो है वो क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। इसका मतलब ये तो तय हो गया कि 6 की घात n के रूप की जो संख्या वो कभी भी 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। अब हम देखेंगे इसको हम लिखेंगे कैसे प्रूव करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हल में देखिए, अगर किसी प्राकृतिक संख्या के अंत में 0 हो तो वह संख्या 5 से विभाजित होगी। 5 से विभाजित होगी। ठीक है, आपको विभाजिता का नियम बताया गया है कि 5 से वे संख्याएं कटेंगी जिसके अंत में 0 आता है या 5। तो यहाँ पर हमको सिर्फ ये चेक करना है कि क्या ये जो है वो 0 अंक पे समाप्त हो सकता है। इसलिए हम यहाँ पे लिए हैं कि अगर किसी प्राकृतिक संख्या के अंत में 0 हो तो वह संख्या 5 से विभाजित होगी। ठीक है, अर्थात होगा क्या, अर्थात उस संख्या के गुणनखंड में, उस संख्या के अभाज्य गुणनखंड में, उस संख्या के अभाज्य गुणनखंड में 5 होगा। ठीक है, जब कोई संख्या 5 से विभाजित हो रही है तो उसके अभाज्य गुणनखंड में 5 भी होगा। अब यहाँ पर देखिए, तो
यहाँ पे ये देखिए जो 6 के घाते n है इसको कैसे लिख सकते हैं, 6 के पावर n इज इक्वल टू, हम 6 को तोड़ देते हैं 2 इंटू 3 के पावर n, और यहाँ पे आ जाएगा 2 के पावर n इंटू 3 के पावर n। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 6 के पावर n के गुणनखंड में 2 और 3 है, 5 नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि 6 की घात n के अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर n इंटू 3 के पावर n है, तथा इनमें 5 या इसमें 5 नहीं है, 5 नहीं है। ठीक है, 6 की घात n के अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं है। तो अगर किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड में वह संख्या नहीं होती है, जो संख्या नहीं होती है उस संख्या से वह संख्या नहीं कटती है। तो यहाँ पर लिख देंगे इसलिए 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकता, समाप्त नहीं हो सकता। ठीक है, नोट कर लीजिए, मिटा दें इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, व्याख्या कीजिए कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 1 प्लस 5, 3 गुणे यहाँ पे लिख देते हैं, और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5। यहाँ पे देखिए व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 गुणे प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 एक अभाज्य संख्या, एक अभाज्य अभाज्य नहीं भाज्य संख्याएं, क्यों भाज्य संख्याएं क्यों हैं, क्यों। देखिए बच्चों, यहाँ पर हमको ये प्रूव करना है, हमको ये सिद्ध करना है कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 और प्लस 5, ये जो दोनों संख्याएं हैं ये भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो इससे पहले मैं आप लोग को भाज्य और अभाज्य संख्या बता चुका हूँ, फिर भी मैं यहाँ पे बताऊंगा कि भाज्य संख्याएं क्या होती हैं और अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम 8 लेते हैं, हमको चेक करना है कि 8 क्या है। तो 8 देखिए 2 से भी कट जाएगा, 8 4 से भी कट जाएगा, 8 8 से भी कट जाएगा, 8 1 से भी कट जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ हम 5 ले तो 5 क्या होगा, 5 सिर्फ 1 से कटेगा और 5 से कटेगा। इसी तरह अगर हम 7 ले तो 7 सिर्फ 1 से कटेगा और 7 से कटेगा। तो बेटा जिस संख्या में स्वयं और एक के तो किसी अन्य संख्या का भाग लग जाता है वह भाज्य संख्या हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 8 जो है वो भाज्य संख्या है और जो 5 और 7 है वो क्या है, अभाज्य संख्या है। ठीक है, अब हमको यहाँ पे सिर्फ ये चेक करना है कि ये जो संख्याएं लिखी हुई हैं
क्या इन संख्याओं में किसी भी संख्या का भाग जा सकता है? जैसे यहाँ पे ये जो संख्या लिखी हुई है इसमें हमको चेक करना है कि इस पूरी संख्या में क्या किसी अन्य संख्या का भाग लग सकता है। इसमें भी वही चीजें करनी है। ठीक है, चलिए इसको हल करते हैं। हल यहाँ पे लिखिए 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13। यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा, एक पद ये है और दूसरा पद ये है, यानी ये जो पूरी की पूरी संख्या है वो दो पदों से मिलकर बनी हुई है। अब देखिए आप लोग को कॉमन लेना बताया गया और कॉमन कैसे लिया जाता है। कॉमन का मतलब होता है कि जितने भी पद होते हैं सभी पदों में जो चीज कॉमन होती है उसका भाग लग जाता है। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, एक यहाँ पे ये जो 13 है और यहाँ पर यह जो 13 है, 13 दोनों पदों में क्या है, कॉमन है। तो कॉमन है इसका मतलब 13 का भाग इन दोनों में चला जाएगा। तो 13 हम क्या करेंगे, यहाँ निकाल लेंगे तो क्या बचेगा 7 गुणे 11 और प्लस यहाँ पे 1 बचेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से एक चीज क्लियर हो गया कि इस पूरी की पूरी संख्या में 13 का भाग लग सकता है। ठीक है, तो जब 13 का भाग लग गया तो क्या हो जाएगा, भाज्य संख्या। यहाँ पे लिखेंगे चूंकि संख्या 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 में 13 का भाग संख्या 13 से विभाज्य है। चूंकि संख्या इतना 13 से विभाज्य है, इसलिए क्या हो जाएगा, यह एक भाज्य संख्या है। ठीक है, अब देखिए दूसरा वाला, इसमें दूसरा वाला भी सेम होगा। यहाँ पे सबसे पहले लिख लेते हैं 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 और प्लस 5। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर 5 जो है वो दोनों में कॉमन है, तो हम 5 क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। पहला पद ये है, दूसरा पद ये, तो 5 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 और प्लस 1। ठीक है, जब यहाँ पे सेम कंडीशन आ गया, 5 कॉमन हो गया, इसका मतलब दोनों पदों में या पूरी संख्या में 5 का भाग लग जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे चूंकि संख्या 5 से विभाज्य है। ठीक है, इसलिए संख्या एक भाज्य संख्या है। ठीक है, आगे समझ में, नोट कर लीजिए। वीडियो पॉज करके इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। इसको मैं मिटाने जा रहा हूँ, मिटा दें। चलिए अभी इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, किसी खेल के मैदान के चारों ओर किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, एक वृत्ताकार पथ है। आगे देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को
12 मिनट लगते हैं। आगे, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में, सॉरी यहाँ पे सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। ठीक है, आगे मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान व एक ही समय पर, एक ही स्थान व एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके, चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में जाते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन को एक बार फिर से समझ लिया जाए। कोई एक मैदान है, उस मैदान के चारों तरफ एक वृत्ताकार पथ बना हुआ है। ठीक है, कुछ ऐसा समझ लेते हैं। ये देखिए, ये हम मान लेते हैं कि ये क्या है, मैदान है। ठीक है, ये कोई मैदान है और इसके किनारे किनारे क्या है, वृत्ताकार पथ बना हुआ है। पथ मतलब रास्ता के किनारे किनारे एक वृत्ताकार पथ बना हुआ है। कह रहा है कि वृत्ताकार पथ के किसी एक बिंदु से, किसी एक जगह से, यहाँ से कोई सोनिया है, वो एक चक्कर लगाने में कितना समय ले रही है, 18 मिनट, और फिर उसी बिंदु से जो रवि है वो एक चक्कर लगाने में 12 मिनट का समय ले रहा है। तो अगर आप मान लीजिए कि वो दोनों किसी एक ही जगह से एक ही समय पर एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करें, तो कितने समय पश्चात वे पुनः एक दूसरे से मिलेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। हम मान लेते हैं सोनिया यहाँ से चली और ऐसे ऐसे चलते यहाँ पर जब पहुंची, तो चूंकि उसे एक चक्कर लगाने में कितने समय लग रहा है, 18 मिनट, यानी 18 मिनट बाद वो क्या होगी, फिर यहाँ आ जाएगी। फिर वो दूसरा चक्कर जब लगाएगी, ऐसे ऐसे चलती फिर तो दूसरी बार यहाँ आएगी, तो उसको टोटल समय कितना, 18 मिला के 36। ठीक, फिर एक बार फिर ये चलते आएगी, तीसरा चक्कर में जब यहाँ आएगी, फिर यहाँ कितना भी समय हो चुका होगा, 54। फिर ऐसे ऐसे करके आएगी, यहाँ पर फिर आएगी, चौथे चक्कर में कितना समय हो चुका होगा, 72। इतने मिनट उसको लग जाएंगे। यानी कि जो सोनिया है वो 18 मिनट में पहला राउंड, 36 मिनट में दूसरा राउंड, 54 मिनट में तीसरा राउंड, 72 मिनट में चौथा राउंड, यानी वो क्या हर 18 मिनट बाद यहाँ पर अपने प्रारंभिक स्थान पर आ रही है। ठीक है, अब हम इसके लिए देखते हैं, रवि के लिए देखते हैं। तो रवि क्या करेगा, जब यहाँ से चलना प्रारंभ होगा तो ठीक 12 मिनट बाद ये फिर एक चक्कर पूरा करेगा, यहाँ आएगा। फिर 24 मिनट बाद दूसरा चक्कर पूरा हो जाएगा। फिर क्या करेगा, 36 मिनट बाद तीसरा चक्कर हो जाएगा, और 48 मिनट बाद क्या हो जाएगा, चौथा चक्कर हो जाएगा, और फिर 72 मिनट बाद कौन सा चक्कर हो जाएगा, पांचवा चक्कर। तो आप यहाँ पर आप देखिए कि पहले चक्कर में दोनों नहीं मिले। ठीक है, पहले चक्कर में यानी पहला चक्कर इसका हुआ और पहला चक्कर इसका हुआ, नहीं मिला। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे वो क्या कर रहे हैं, समय देखिए कौन सा समय कॉमन है, 36। ठीक है, यानी जब वो चलना प्रारंभ करेंगे तब से लेके 36 मिनट बाद क्या करेंगे, दोनों एक दूसरे से
पुनः इस पॉइंट पे मिलेंगे। अब हम देखेंगे इसको हल कैसे किया जाए। तो आप लोग बस इतना याद रखिए कि इस टाइप का जो सवाल होता है, इसमें इस टाइप के और भी सवाल होते हैं लाइट बत्ती, जैसे ढेर सारे लाइट होते हैं, वो क्या होते हैं अभी एक साथ जले होते हैं, यानी कि वो 12, 15, 17 मिनट के अंतराल पर ऐसे जलते हैं, फिर पूछा जाता है कि कब एक साथ जलेंगे। ठीक है, तो इस टाइप के सवाल में क्या करना होता है, इनका लघुत्तम समापवर्त निकालना होता है, यानी एलसीएम निकालना होता है। तो अब हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे इसका, किसका यहाँ पर लिख देंगे 18 का अभाज्य गुणनखंड कर देंगे और 12 का अभाज्य गुणनखंड कर देंगे। तो 18 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 2 गुणे 3 गुणे 3, 2 3 6 और 6 3 18। 12 का करेंगे 2 गुणे 3। ठीक है, तो अब देखिए क्या होगा, ये दोनों कॉमन है, इसको एक बार लेंगे, बाकी सबको उतार लेंगे। यहाँ से आ जाएगा लस बराबर, पहले जो कॉमन है उसको लिख लेते हैं 3, फिर गुणे। अभी यहाँ पे ये डिलीवरी देखिए कॉमन है, तो इसको भी उतार लेते हैं 2। अब बाकी जो बचे हैं उनको उतार लेंगे। क्या बचा है, 3 गुणे 2। देखिए 3 गुणे के 6 और 6 3 18, 18 गुना के 36, कितना आ गया 36। यहाँ से लस कितना आ गया 36, फिर लिखेंगे अतः 36 मिनट बाद वे एक दूसरे से मिलेंगे, 36 मिनट बाद वे एक दूसरे से मिलेंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, तो आज का क्लास अब यहीं पर समाप्त होता है। अब फिर आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।